हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम कक्षा 12 भूगोल अध्याय 3 जनसंख्या संगठन की स्टडी करेंगे। देखिए, अभी तक हमने अध्याय 1 और अध्याय 2 पर वीडियोस बना दी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और जो आपके थ्योरी वाले पेपर्स होते हैं उनमें आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे स्कोर करें, इस पर हमने एक कंप्लीट स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है। अगर आपने वो भी नहीं देखी है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और चैनल तो आपको सब्सक्राइब करना ही है ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आए उनके नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जनसंख्या संगठन क्या होता है, इसका मतलब हम समझ लेते हैं। देखिए, जनसंख्या संगठन का मतलब होता है जनसंख्या की वो विशेषताएं जिनसे हम जनसंख्या की तुलना कर सकें। देखिए, अब कैसी हो सकती हैं, स्त्री पुरुष, इनकी हम तुलना कर सकते हैं। कोई 15 ईयर्स का है, कोई 20 ईयर्स का है, तो इससे हम तुलना कर सकते हैं। किसी ने अच्छी पढ़ाई की है, किसी ने अच्छी पढ़ाई नहीं की है, तो उसकी हम तुलना कर सकते हैं। कोई अलग व्यवसाय कर रहा है, कुछ अलग काम कर रहा है, तो उनकी हम तुलना कर सकते हैं। तो ये गुण हो गए जिनसे हम किसी भी जनसंख्या की तुलना कर सकते हैं, तो ये हमारे जनसंख्या संगठन कहलाते हैं। अब हम डेफिनेशन समझ लेते हैं। किसी भी देश या प्रदेश की जनसंख्या विभिन्न आयु वर्ग के स्त्री पुरुषों से मिलकर बनी होती है, यानी कि 10, 20, 25, 30, 40, 50 इस एज ग्रुप के लोग होते हैं हर जनसंख्या में। जनसंख्या संगठन जनसंख्या की उन विशेषताओं को प्रदर्शित करता है जिनकी माप की जा सके या फिर तुलना की जा सके। जिनकी माप हम कर सकें या फिर जिनकी हम तुलना कर सकें। स्त्री पुरुष की हम तुलना कर सकते हैं। लिंग अनुपात का मतलब होता है स्त्री और पुरुषों में अनुपात। आयु वर्ग संरचना, यानी कि उस पर्टिकुलर ग्रुप में कितने एज के लोग हैं, 10, 15, 20, 25, 30, इनकी हम तुलना कर सकते हैं। उनके व्यवसाय क्या काम वो करते हैं, इससे हम तुलना कर सकते हैं। शिक्षा का स्तर, कौन कितना पढ़ा हुआ है, कौन कितना नहीं, इनकी हम तुलना कर सकते हैं। आदि महत्वपूर्ण लोगों की विशेषताएं जो कि जनसंख्या संगठन को प्रदर्शित करती हैं। देखिए, जनसंख्या संगठन का मतलब होता है वो गुण या फिर विशेषताएं जिनसे हम लोगों की तुलना कर सकें, जनसंख्या संगठन कहलाता है। कौन कौन सी गुण हो सकती हैं विशेषताएं, स्त्री पुरुष हम पता कर सकते हैं, लिंग अनुपात से हम पता कर सकते हैं, आयु वर्ग संरचना से हम पता कर सकते हैं, उनके व्यवसाय से, उनके शिक्षा से। तो ये हमारा जनसंख्या संगठन का मतलब हो गया। अब हमारा अगला टॉपिक है लिंग अनुपात क्या होता है। तो देखिए, किसी दी गई जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के मध्य के अनुपात को हम क्या कहते हैं, लिंग अनुपात कहते हैं। यानी कि हमें कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप दिया है, उसमें स्त्री और पुरुषों का जो अनुपात होगा उसे हम क्या कहेंगे, लिंग अनुपात कहेंगे। देखिए, भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात 1000 पुरुषों पर 940 महिलाओं का है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि लिंग अनुपात क्या होता है। तो हमें किसी भी दी गई जनसंख्या में स्त्रियों तथा पुरुषों की संख्या के मध्य जो अनुपात होता है उसे हम लिंग अनुपात कहते हैं। भारत में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात, यानी कि 1000 अगर पुरुष थे उसमें, तो उनके साथ 940 महिलाएं थीं, तो लिंग अनुपात होगा ये हमारा। पुरुष ज़्यादा हैं, महिलाएं कम हैं। उसके बाद प्रतिकूल लिंग अनुपात क्या होता है ये हम जान लेते हैं। जब पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से अधिक होती है तब लिंग अनुपात प्रतिकूल होता है। देखिए, इस कंडीशन में जो 2011 की जनगणना में हमारी जो लिंग अनुपात निकल कर आया था, 1000 पुरुषों पे हमारी कितनी लेडीज़ थी, 940। तो ये हमारा प्रतिकूल लिंग अनुपात का उदाहरण हो गया। जब पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से ज़्यादा होती है तब लिंग अनुपात प्रतिकूल होता है। अगला हमारा टॉपिक है लिंग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए, लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है कि किसी भी जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों के बीच की संख्या का जो अनुपात होता है कि कितनी स्त्रियों पर कितने पुरुष हैं या फिर कितने पुरुषों पर कितनी स्त्रियां हैं, तो वो हमारा लिंग अनुपात कहलाता है। इसको ज्ञात कैसे किया जाता है, तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, प्रति 1000 स्त्रियों पर हमें पुरुषों की संख्या निकालनी है, तो जो हमें निकालनी होती है उसको हम डिवाइड में डाल देते हैं। किसकी निकालनी है, पुरुषों की जनसंख्या, तो किसके विद रिस्पेक्ट में निकालनी है, स्त्रियों की। तो जिसके विद रिस्पेक्ट में निकालनी होती है उसको हम ऊपर रखते हैं और जिसकी निकालनी होती है उसको डिवाइड में रखते हैं, मल्टीप्लाई बाय 1000। सिंपल सा है। तो प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या, किसकी संख्या निकालनी है, पुरुषों की, किसके रिस्पेक्ट में, स्त्रियों की। तो स्त्रियों की हम सबसे ऊपर लिख देंगे, उसके नीचे लिख देंगे पुरुषों की और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से। उसके बाद अगर हमें प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या निकालनी है, देखिए स्त्रियों की संख्या निकालनी है, तो सबसे पहले हम स्त्रियों की संख्या डिवाइड में लिख देंगे। किसके विद रिस्पेक्ट में निकालनी है, पुरुषों की संख्या, तो पुरुषों की संख्या हम ऊपर लिख देंगे, नीचे स्त्रियों की संख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हमारा लिंग अनुपात निकालने का फॉर्मूला हो गया। कैसे निकालते हैं एक बार और समझ लीजिए। प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या, देखिए जिनकी भी हमें संख्या निकालनी होती है उसको हम नीचे रख देते हैं, जिसकी विद रिस्पेक्ट में निकालनी होती है उसके ऊपर रख देते हैं। यानी कि हमें पुरुषों की रिस्पेक्ट में किसकी निकालनी है, स्त्रियों की। तो सबसे पहले हम लिख देंगे पुरुषों की संख्या डिवाइडेड बाय स्त्रियों की संख्या मल्टीप्लाई बाय 1000। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा लिंग अनुपात
निकालने का। उसके बाद अगला टॉपिक है किसी देश में लिंग अनुपात कम होने के कारण क्या होते हैं वो हमें बताने हैं। सबसे पहला स्त्री भ्रूण हत्या। देखिए कोई कोई से देश ऐसे होते हैं, हमारे देश की हम बात कर लेते हैं कि यहाँ पर जो मेल चाइल्ड होते हैं उनको सुपीरियर माना जाता है एज़ कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड से। तो जो बच्ची होती है उसको पहले ही मार दिया जाता है या फिर घर में ही मार दिया जाता है। तो ये हमारी स्त्री भ्रूण हत्या हो गई। जब पैदा ही नहीं होगी तो कहाँ से लिंग अनुपात ठीक होगा। उसके बाद स्त्री शिशु हत्या की प्रथा। और ऐसा भी होता है कि मैंने बोला कि मेल चाइल्ड को हम सुपीरियर मानते हैं फीमेल चाइल्ड के विथ रिस्पेक्ट में, इसीलिए उनको हम मार देते हैं। उसके बाद स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा भी होती है, जिससे स्त्रियां मजबूर होकर कुछ गलत कदम उठा लेती हैं और इससे जनसंख्या कम हो जाती है स्त्रियों की और इससे प्रतिकूल इफेक्ट पड़ता है लिंग अनुपात पर। स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। देखिए स्त्रियों को हम सिर्फ भोग की वस्तु समझते हैं और आर्थिक कार्य भी उनसे नहीं करवाते, तो इसलिए उनका जो मोरल होता है वो डाउन हो जाता है और इसलिए किसी भी देश में लिंग अनुपात कम होने का ये भी एक प्रमुख कारण होता है। सबसे पहला है हमारा कि स्त्री भ्रूण हत्या। भ्रूण हत्या मैंने बताया कि मेल चाइल्ड को हम सुपीरियर मानते हैं, फीमेल चाइल्ड को नहीं मानते हैं, इसलिए हम जो गर्भ होता है उसमें ही जो फीमेल चाइल्ड होता है उसको हम मार देते हैं। उसके बाद स्त्री शिशु हत्या। कैसे भी करके अगर बच्ची पैदा भी हो जाती है तो उसको हम मार देते हैं, क्योंकि हमारी प्रथा ये है कि हमारा जो खानदान होगा वो लड़कियां बढ़ाएंगी, तो इस चक्कर में हम लड़कियों को मार देते हैं। जब पैदा ही नहीं होगी तो कहाँ से लिंग अनुपात ठीक होगा। उसके बाद स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा भी होती है, इसका शिकार हो जाती हैं कई लेडीज़ और वो अपने आप को मार देती हैं जान से। तो इस तरीके से भी जनसंख्या कम हो जाती है लेडीज़ की। स्त्रियों का सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। देखिए हम सिर्फ स्त्रियों को भोग की वस्तु समझते हैं और उनका सामाजिक जो समाज में उनका स्थान अच्छा नहीं होता है और आर्थिक क्रियाओं में भी हम उन्हें भाग नहीं लेने देते। तो ये कारण होते हैं किसी भी देश में लिंग अनुपात के कम होने के। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है लिंग अनुपात का महत्व क्या होता है, ये हमें बताना है। देखिए लिंग अनुपात का मतलब क्या होता है कि किसी भी जनसंख्या में स्त्री और पुरुषों की संख्या में जो अनुपात होता है वो हमारा लिंग अनुपात कहलाता है। यानी कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं, ये हमारा लिंग अनुपात होता है। तो लिंगानुपात किसी क्षेत्र या राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक दशाओं का सूचकांक होता है। किसी भी क्षेत्र की या फिर राष्ट्र की आर्थिक दशाओं का सूचकांक होता है। इसका मतलब अगर किसी भी देश में लिंग अनुपात अच्छा है तो ये मान के चलिए कि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति होगी वो अच्छी होगी। उसके बाद अगला है हमारा कि लिंगानुपात जन्म दर और मृत्यु दर निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। जन्म दर का मतलब क्या होता है, कितने 1000 लोगों पर कितने लोग जन्म ले रहे हैं वो, और मृत्यु दर का मतलब होता है 1000 लोगों पर कितने लोग मर रहे हैं। तो ये क्या होता है, लिंगानुपात जन्म दर और मृत्यु दर निर्धारण में भी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। उसके बाद यदि किसी समुदाय में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है तो उस क्षेत्र में श्रमिकों की आपूर्ति अधिक होती है। यदि किसी क्षेत्र में महिलाओं की अपेक्षा पुरुषों की संख्या अधिक है तो उस क्षेत्र में क्या होगा, श्रमिकों की आपूर्ति अधिक होगी। उसके बाद जिन समुदायों में महिलाओं की संख्या पुरुषों से काफ़ी कम होती है तो ऐसे समाज में सामाजिक एवं नैतिक बुराइयां उत्पन्न हो जाती हैं। तो ये हमारे कारण हो गए 4। अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या में अंतर। देखिए सबसे पहला अंतर तो यही होगा कि गांव में रहने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, शहर में रहने वाली जनसंख्या शहरी जनसंख्या कहलाती है। किसी देश की कुल जनसंख्या का बहभाग जो गाँव में रहता है ग्रामीण जनसंख्या कहलाता है। किसी देश की कुल जनसंख्या का बहभाग जो शहर में रहता है या फिर बड़े नगरों में रहता है नगरीय जनसंख्या कहलाता है। उसके बाद विश्व की जनसंख्या का 53% भाग गाँवों में रहता है। अगर 100 लोग हैं पूरे विश्व में तो 53 लोग गाँवों में रहते हैं। विश्व की जनसंख्या का 47% भाग नगरों में रहता है या फिर शहरों में रहता है। अगर 100 लोग हैं पूरे विश्व में तो 47 लोग शहरों में रहेंगे, 53 लोग गाँवों में रहेंगे। ग्रामीण जनसंख्या की वृद्धि दर नगरीय जनसंख्या की अपेक्षा निम्न होती है। देखिए जो ग्रामीण जनसंख्या ग्रामीण इलाकों में जो जनसंख्या बढ़ती है वो शहरों से कम बढ़ती है, क्योंकि बहुत सारी बीमारीज होती हैं, फैसिलिटीज़ गांव में नहीं होती हैं, तो जो बीमारियां होती हैं उनसे लड़ने के लिए साधन नहीं होते हैं, तो इसलिए लोग जल्दी मर जाते हैं या फिर ज़्यादा मरते हैं। नगरीय जनसंख्या की वृद्धि दर अधिक होती है, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पर अवेलेबल होती हैं। कभी भी थोड़ी बहुत भी तबीयत खराब हुई तो आप डायरेक्ट अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट कर सकते हैं। इस जनसंख्या की जीविका का मुख्य आधार कृषि व्यवसाय होता है। देख गांव में जो लोग होते हैं उनका व्यवसाय मुख्य रूप से कृषि होता है, कृषि पर डिपेंड करते हैं अपनी आर्थिक क्रियाओं के लिए। इस जनसंख्या की जीविका का आधार उद्योग, व्यापार, सेवाएं आदि होता है। देखिए जो शहर में लोग रहते हैं तो वो उद्योग में काम करते हैं, व्यापार करते हैं या फिर कोई भी सेवाएं करते हैं। उसके बाद अगला है हमारा ग्रामीण जनसंख्या का जीवन स्तर नीचा होता है। देखिए कम कमाएंगे तो अच्छे से नहीं रहेंगे, आर्थिक
दशाएं उनकी सही नहीं होंगी। नगरीय जनसंख्या का जीवन स्तर ऊंचा होता है, ज़्यादा कमाई करते हैं, अच्छे से उनका रहन सहन भी होता है। देखिए सबसे पहला टॉपिक, सबसे पहला अंतर हम ये भी लिख सकते हैं कि गाँव में रहने वाली जनसंख्या ग्रामीण जनसंख्या कहलाती है, शहर में रहने वाली जनसंख्या क्या कहलाती है, शहरी जनसंख्या फिर नगरीय जनसंख्या कहलाती है। और विश्व की 53% जनसंख्या गांव में रहती है और 47% जनसंख्या कहाँ रहती है, शहरों में रहती है। और गांव में रहने वाले लोग ज़्यादातर कृषि पर डिपेंड रहते हैं, जबकि जो शहर में रहने वाले लोग हैं वो उद्योग व्यापार और सेवाएं भी करते हैं। और ग्रामीण लोग हैं जो कम कमाई करते हैं तो उनका जीवन स्तर भी निम्न होता है, ऑब्वियस सी बात है। और जो शहर के लोग हैं वो ज़्यादा कमाई करते हैं, उनका जीवन स्तर ऊंचा होता है। अगला हमारा टॉपिक है कि आयु संरचना और प्रकार। देखिए आयु संरचना का मतलब क्या होता है। आयु संरचना का मतलब होता है कि किसी भी ग्रुप में हमने देख लिया कि कितने एज के लोग रह रहे हैं, 10, 15, 20, 25, तो ये हमारा क्या होगा, आयु संरचना होगा। आयु संरचना किसी भी जनसंख्या की आधारभूत विशेषता है। आयु संरचना से किसी भी देश की श्रम शक्ति का पता चलता है। श्रम शक्ति का पता चलता है मतलब कि अगर वहाँ पर ज़्यादा लोग नौजवान होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा श्रमिक होंगे और देश की जो अर्थव्यवस्था है वो ज़्यादा अच्छी तरीके से चल पाएगी। तथा यह भी ज्ञात होता है कि कितनी जनसंख्या को रोजगार की आवश्यकता है। देखिए आयु संरचना के प्रकार, सबसे पहला बाल आयु वर्ग। सबसे पहला होता है हमारा बाल आयु वर्ग। इस वर्ग में 0 से लेकर 14 वर्ष की आयु वाले जनसंख्या को रखा जाता है। यह पूर्णतः आश्रित वर्ग होता है। देखिए ये आश्रित वर्ग होता है, ये कुछ भी काम धाम नहीं करता है, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रौढ़ वर्ग पर निर्भर करता है। सबसे पहला है हमारा बाल आयु वर्ग। इसमें 0 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों को रखा जाता है और यह पूर्णतः आश्रित वर्ग होता है, यह कुछ भी काम धाम नहीं करता है। उसके बाद प्रौढ़ आयु वर्ग। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट आयु वर्ग होता है क्योंकि इस वर्ग में 15 से 60 वर्ष तक की जनसंख्या सम्मिलित होती है। यह वर्ग आर्थिक रूप से सर्वाधिक उत्पादक और जैविक रूप से सर्वाधिक प्रजननकारी होता है, क्योंकि यही काम धाम करता है, इस पर सारे डिपेंड होते हैं। सबसे पहला तो बाल आयु वाले भी और वृद्ध आयु वाले भी। उसके बाद तीसरा हमारा टाइप है वृद्ध आयु वर्ग। इस वर्ग में 61 वर्ष या इससे अधिक आयु की जनसंख्या सम्मिलित होती है। यह वर्ग अनुत्पादक एवं जैविक रूप से अप्रजननकारी होता है। सबसे पहला बाल आयु, उसके बाद प्रौढ़, उसके बाद हो गया हमारा वृद्ध। देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट आयु वर्ग होता है वो हमारा होता है प्रौढ़ वाला, क्योंकि वो ही सब काम धाम करता है और सारी चीज़ें करता है। दोनों जो वर्ग होते हैं, एक तो बाल वाला और दूसरा हमारा वृद्ध वाला, डिपेंड करता है प्रौढ़ वाले पर। अगला टॉपिक है हमारा जनसंख्या पिरामिड क्या होता है और इसके हमें प्रकार बताने हैं। तो जनसंख्या पिरामिड एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र होता है, लाइन डायग्राम होता है, जिसकी सहायता से हम किसी भी ग्रुप की आयु तथा लिंग संरचना का अध्ययन कर सकते हैं। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, एक विशेष प्रकार का रेखा चित्र होता है जिसकी सहायता से हम कोई भी जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना ज्ञात कर सकते हैं। इस पिरामिड पर जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में बाईं ओर पुरुषों का प्रतिशत तथा दाईं ओर स्त्रियों का प्रतिशत प्रदर्शित किया जाता है। इसे आयु लिंग पिरामिड भी कहा जाता है। जनसंख्या पिरामिड क्या होता है, यह एक रेखा चित्र होता है जिसकी सहायता से किसी भी हम जनसंख्या की आयु तथा लिंग संरचना ज्ञात कर सकते हैं। इस पिरामिड पर जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में बाईं ओर जो होता है वो पुरुषों का प्रतिशत होता है और दाईं ओर स्त्रियों का प्रतिशत होता है। इसे हम आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। उसके बाद इसके प्रकार हम देख लेते हैं। सबसे पहला है विस्तृत जनसंख्या पिरामिड, दूसरा है स्थिर जनसंख्या पिरामिड और तीसरा है ह्रासमान जनसंख्या पिरामिड। ये हमारे टाइप हो गए जनसंख्या पिरामिड के। जनसंख्या पिरामिड होता क्या है, जनसंख्या पिरामिड एक रेखा चित्र होता है विशेष प्रकार का, जिसकी सहायता से हम किसी भी जनसंख्या की आयु और उनकी जो लिंग अनुपात है उसका ज्ञात कर सकते हैं, उसके बारे में हम जान सकते हैं। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है आयु लिंग असंतुलन के कारण हमें बताने हैं कि आयु लिंग असंतुलन क्यों होता है। सबसे पहले स्त्री पुरुष के जन्म दर में अंतर होता है। बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं, क्योंकि हमारा जो समाज होता है वो पुरुष प्रधान होता है। हमें लगता है कि मेल चाइल्ड ज़्यादा सुपीरियर होते हैं फीमेल चाइल्ड के कंपैरिजन में, तो कभी कभी हम भ्रूण हत्या भी करवा देते हैं या फिर बच्चियों को जन्म होने से पहले मार देते हैं या फिर जन्म होने के बाद मार देते हैं। मृत्यु दर भी कभी कभी फैक्टर होता है, मृत्यु ज़्यादा होने लगती है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, उससे भी होता है जो हमारा आयु लिंग संतुलन बिगड़ जाता है। उसके बाद प्रवास भी होता है। प्रवास का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना कुछ भी काम करने के लिए। तो ऑब्वियस बात है कि हमारे देश में ज़्यादातर
आदमी ही काम करने जाते हैं, स्त्रियां नहीं जाती हैं, तो एक गांव के अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग बाहर चले जाएंगे काम करने तो उस गांव का जो लिंग अनुपात है वो बिगड़ जाएगा। वहाँ पर स्त्रियां कम होंगी, स्त्रियां ज़्यादा होंगी, पुरुष कम होंगे, क्योंकि पुरुष प्रवास करके काम करने चले गए। उसके बाद हमारा सामाजिक कारण, सामाजिक बुराइयां भी बहुत सारी होती हैं हमारी, उसकी वजह से भी होता है। तो ये हमारे आयुलिंग असंतुलन के कारण हो गए। सबसे पहला, स्त्री पुरुष के जन्म दर में अंतर होता है, बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। उसके बाद मृत्यु दर, कभी कभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनकी वजह से ज़्यादा मृत्यु होने लगती हैं एक विशेष वर्ग में, या फिर पुरुष में होने लगती हैं या फिर स्त्रियों में। उसके बाद प्रवास भी एक फैक्टर होता है। और लास्ट है हमारा सामाजिक कारक, सामाजिक कारक भी बहुत सारे होते हैं जिनकी वजह से हम जो मेल चाइल्ड होते हैं उनको सुपीरियर मानते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल चाइल्ड से, तो उनको हम कभी कभी इग्नोर कर देते हैं। या अगला हमारा टॉपिक है जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना का क्या अर्थ है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं हमें बताना है। सबसे पहले हम जनसंख्या की व्यावसायिक संरचना समझ लेते हैं। तो किसी निश्चित आर्थिक कार्य के अंतर्गत संलग्न जनसंख्या के अनुपातिक वितरण को व्यावसायिक संरचना हम कहते हैं। उसके बाद आर्थिक क्रियाएं कितने प्रकार की होती है वो जान लेते हैं। सबसे पहला है प्राथमिक क्रियाएं, इसके अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन जैसी क्रियाएं आती हैं। प्राथमिक क्रियाओं में क्या क्या आता है? कृषि, वानिकी, मत्स्य तथा खनन जैसी क्रियाएं आती हैं। आज भी विकासशील देश आर्थिक क्रियाओं से ही अपना भरण पोषण कर रहे हैं। विकासशील देश, हम अपने देश का एग्जाम्पल ले सकते हैं, हमारा देश कृषि पर डिपेंड है। उसके बाद इसमें प्राकृतिक संसाधनों का विदोहन किया जाता है। देखिए हम कृषि कहाँ करते हैं? भूमि पर, तो भूमि हमारा प्राकृतिक संसाधन है, तो हम प्राकृतिक संसाधन का विदोहन कर रहे हैं एक प्रकार से। इस क्रिया वाले लोगों का जीवन साधारण तथा निम्न स्तर का होता है। देखिए कृषि आजकल फायदे का सौदा नहीं है। आप कृषि कर रहे हो तो बारिश ज़्यादा हो गई तो भी फसल आपकी नष्ट हो जाएगी, ओलावृष्टि हो गई तब भी आपकी फसल नष्ट हो जाएगी, और बहुत सारे कारण होते हैं उनसे फसल नष्ट हो जाती है। तो इस क्रिया वाले जो लोगों का जीवन होता है वो निम्न स्तर का होता है, ज़्यादा कमाई नहीं करते हैं। उसके बाद द्वितीयक क्रियाएं, इसमें वितरण तथा उद्योग जैसी क्रियाओं को रखा जाता है। द्वितीयक क्रियाओं में क्या आता है? वितरण और उद्योग आते हैं। विश्व में देखा जाता है कि जिस देश में विनिर्माण मतलब कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है, चीज़ों का बन रही हैं ज़्यादा, तथा उद्योग विकसित होता है, विनिर्माण और उद्योग विकसित होता है, वहाँ पर क्या होता है? उतनी उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत हो जाती है। द्वितीयक क्रियाएं हमारी हो गई। उसके बाद तीसरा है तृतीयक क्रियाएं, इसमें परिवहन, व्यापार, संचार, सेवाओं से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तृतीयक क्रियाओं में क्या क्या आता है? परिवहन यानी होता है ट्रांसपोर्टेशन, व्यापार, संचार, सेवाओं से संबंधित क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। विकसित देशों में तृतीयक क्रियाओं में लगे लोगों का अनुपात अधिक होता है। जो विकसित देश होते हैं उनमें जो तृतीयक क्रियाओं में लगे लोग होते हैं वो ज़्यादा काम करते हैं। यह उच्च आर्थिक स्तर का प्रतीक होता है। इसमें ज़्यादा इनकम होती है तो आर्थिक स्तर ज़्यादा अच्छा होता है और लोगों का रहन सहन भी अच्छा होता है। ज़्यादा कमाएंगे तो ज़्यादा अच्छे से रहेंगे। उसके बाद चतुर्थक क्रियाएं, चतुर्थक क्रियाएं क्या होती हैं? इसमें अधिक बौद्धिकता पूर्ण व्यवसाय सम्मिलित किए जाते हैं, जिनमें ज़्यादा दिमाग चलता है, ज़्यादा अच्छी तरीके से प्रोफेशनल काम होते हैं, जैसे अनुसंधान, सूचना प्रौद्योगिकी आदि। इस क्रिया में अभी कम लोगों को रोजगार मिला है, पर इसमें आय सर्वाधिक होती है। जो हमारी चतुर्थ क्रिया होती है इसमें आय सर्वाधिक होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।